बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज माइक्रोबायोलॉजी की पॉइंट्स। तो आज की इस वीडियो के अंदर माइक्रोबायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं और मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ कि अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देख लिया और आगे भी इसके पार्ट्स आएंगे, अगर आप लास्ट तक देख लोगे तो आपको कुछ ना कुछ आपको समझ आ जाएगा और आप कुछ ना कुछ नया सीख के जाओगे माइक्रोबायोलॉजी के पॉइंट्स में, या कुछ नया सीखा हुआ होगा या कुछ पुराना सीखा हुआ होगा उसको रिवाइज करके चले जाओगे। तो माइक्रोबायोलॉजी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को स्टार्ट करने वाले हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है बैसिलस एंथ्रेक्सिस के बारे में। इस वीडियो के अंदर मैं ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा, सिर्फ कुछ बैक्टीरिया, वायरसेस, पैरासाइट या फंजाई होती है उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पॉइंट्स की बात करूंगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो पहला है बैसिलस एंथ्रेक्सिस। आपको पता है कि तमाम जो बैक्टीरिया होती है उनका पेप्टिडोग्लाइकान कवरिंग होती है, ठीक हो गया। लेकिन जो कवरिंग होती है पेप्टिडोग्लाइकान की, वो ग्राम पॉजिटिव के अंदर मल्टी लेयर्ड और थिक होती है, और जो कैप्सूल होता है नॉर्मली बैक्टीरिया के अंदर पॉलीसैकेराइड का होता है, लेकिन बैसिलस एंथ्रेक्सिस का ये वाहिद बैक्टीरिया जिसका कैप्सूल पॉली डी ग्लूटामेट यानी पॉलीपेप्टाइड होता है। यानी जो बैसिलस एंथ्रेक्सिस है इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पहले कवर कर लेते हैं। तो जो बैसिलस एंथ्रेक्सिस है इसके बारे में क्या क्या बातें आपने याद रखनी है। तो बैसिलस एंथ्रेक्सिस नॉन मोटाइल होता है। जब कोई आपसे मोटिलिटी ऑफ बैक्टीरिया के बारे में पूछे तो आपने बैसिलस एंथ्रेक्सिस को मोटाइल नहीं बताना, नॉन मोटाइल बताना है। ओके, तो और ये किस कैटेगरी से बिलोंग करता है? ग्राम पॉजिटिव कैटेगरी से बिलोंग करता है, और ऐसा ग्राम पॉजिटिव है जो स्पोर बनाता है। और याद करना कि जो स्पोर होते हैं वो सिर्फ दो ही कॉलोनी या दो ही जेनरा बनाते हैं, बैसिलस और क्लोस्ट्रीडियम। सिर्फ आपने इन दोनों को याद कर लेना है। ओके, ठीक हो गया। और जब इसको कल्चर करते हैं कॉलोनी के अंदर, तो कल्चर करने के वक्त जब इसकी कल्चर करते हैं, ओके, तो जब कल्चर करने के बाद आपको मल्टीपल कर्ल्ड एक्सटेंशन देखने को मिलती है, मल्टीपल कर्ल्ड एक्सटेंशन बैसिलस एंथ्रेक्सिस की, जिसको बोलते हैं मेडूसी हेड। ओके, तो कोई अगर आपसे पूछे कि बैक्टीरिया वो कौन सा है जो मेडूसी हेड लाइक अपीयरेंस बनाता है सेल के कल्चर के ऊपर, तो आपने बता देना है बैसिलस एंथ्रेक्सिस है। ओके, जो बैसिलस एंथ्रेक्सिस होता है ये सॉइल के अंदर प्रोलिफरेट करता है, स्पेसिफिकली ऐसी सॉइल जो किसी हार्बीवोर से कंटेमिनेटेड होती है, लाइक शीप है, कैटल है, हॉर्सेस है। तो ऐसी सॉइल जो कि हेर्बीवोर से कंटेमिनेटेड होगी उसके अंदर ग्रो करता है। ओके, तो ऐसी सॉइल के अंदर रेप्लिकेट वगैरह करता है या प्रोलिफरेट करता है जो कंटेमिनेटेड होती है विद द बर्ड फीसिस। ओके, ठीक हो गया। ओके, तो जो सॉइल होती है कंटेमिनेटेड विद हार्बीवोर्स, और जो ह्यूमन होते हैं वो उस वक्त इन्फेक्टेड हो गए जब उनको कोई ट्रॉमा होगा, स्पेसिफिकली स्किन को ट्रॉमा होगा, जिसकी वजह से स्पोर होते हैं वो एनिमल प्रोडक्ट के ऊपर ग्रो करने जो करते होते हैं, लाइक ये वूल के ऊपर ग्रो करते हैं स्पोर, ब्रिस्टल्स के ऊपर स्पोर करते हैं। ठीक है, स्पोर किसके ऊपर ग्रो करते हैं? वूल के ऊपर करते हैं, और एक डिजीज का नाम लिखा हुआ है वूल सॉर्टर डिजीज। ओके, जो वूल सॉर्टर डिजीज है वो इस वजह से होता है क्योंकि जो बैसिलस एंथ्रेक्सिस है इसके स्पोर इसके ऊपर ग्रो करते होते हैं, जिसको हम पल्मोनरी या इनहेलेशन एंथ्रेक्स कहते हैं। ठीक हो गया। ओके, मैं आपको बता रहा था कि जो उसका कैप्सूल होता है वो पॉलीपेप्टाइड होता है, पॉलीसैकेराइड नहीं होता, और इसके पास जो एंथ्रेक्स टॉक्सिन होता है, ओके, इन दोनों टॉक्सिन को कोड करने वाले जीन्स होते हैं, लेकिन इन दोनों के जो जीन्स होते हैं प्लाज्मिड के ऊपर पड़े होते हैं। लेकिन एक बात आपने याद रखनी है कि जो प्लाज्मिड के ऊपर जो सपोज एक प्लाज्मिड के ऊपर एक जीन होगा इसका पॉलीपेप्टाइड का, दूसरा होगा एंथ्रेक्स का, सेम प्लाज्मिड के ऊपर ये मौजूद नहीं होते। अगर एंथ्रेक्स के जो स्पोर होते हैं उनकी इनहेलेशन हो तो एल्विलाई के अंदर आएंगे, और एल्विलाई में आने के बाद ये पल्मोनरी एंथ्रेक्स करवा देंगे, पल्मोनरी एंथ्रेक्स। ओके, और पल्मोनरी एंथ्रेक्स का दूसरा नाम बता चुका हूँ, वूल सॉर्टर डिजीज होती है। पल्मोनरी एंथ्रेक्स यानी एल्विलाई में पहुंच जाएंगे, एल्विलाई से होते हुए वहाँ पे एल्विलर मैक्रोफेजेस हो गए, वो स्पोर की फेगोसाइटोसिस करेंगे और इनको मीडिया स्टेनल लिम्फ नोड के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। ओके, मीडिया स्टेनल लिम्फ नोड के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा, फिर मीडिया स्टेनल लिम्फ नोड से होता हुआ वो डिफरेंट आगे ऑर्गन तक फैल जाएगा। लेकिन जब ये मीडिया स्टेनल लिम्फ नोड तक जाता है तो वहाँ पर उसकी इन्फ्लेमेशन करवा देगा, जिसको बोलते हैं हेमरेजिक मीडिया स्टेनाइटिस। एक मरतबा ये लंग्स को लीव कर गया तब ये रिस्पायरेटरी पैसेजवे से फैल नहीं सकता, वरना की जो ट्रांसमिशन होती है वो स्पोर से होती है जो कि सॉइल के अंदर कंटेमिनेटेड होती है। ओके, तो एक क्यूटेनियस एंथ्रेक्स होता है, पल्मोनरी एंथ्रेक्स होता है, और एक होता है जीआईटी एंथ्रेक्स। ओके, ठीक हो गया। तो वेजिटेटिव फॉर्म होती है, जो बैक्टीरिया की वेजिटेटिव फॉर्म होती है उसके पास पॉलीपेप्टाइड कैप्सूल है, और जो पॉलीपेप्टाइड कैप्सूल होता है ये डी ग्लूटामेट से बनता है। ओके, डी ग्लूटामेट से बनता है। ओके, और आपको ये भी पता है कि जो इसके टॉक्सिन्स होते हैं, इसके दो टाइप के टॉक्सिन्स होते हैं जो एक्सोटॉक्सिन होते हैं। एक एक्सोटॉक्सिन होता है, हम कह सकते हैं
कि एक एडिमा फैक्टर होता है और दूसरा लीथल फैक्टर होता है। ओके, एडिमा फैक्टर होता है और लीथल फैक्टर होता है। और चाहे जो मर्जी टॉक्सिन हो, इनके ए और बी सब यूनिट होते हैं। जो ए सब यूनिट होता है इसके पास एंजाइमिक एक्टिविटी होती है, लेकिन जो बी सब यूनिट होता है वो प्रोटेक्टिव एंटीजन होता है। बी क्या होता है? प्रोटेक्टिव एंटीजन होता है। ओके, ठीक हो गया। यानी जो एडिमा फैक्टर होता है वो एडिनाइलेट साइक्लेस होता है, जो साइक्लिक एसिड की कंसंट्रेशन को बढ़ा देगा, फ्लूइड की आउटपोरिंग होती है और एडिमा हो जाएगा। जबकि लीथल फैक्टर है, नाम से लग रहा है कि उसने लीथल नुकसान पहुंचाना है। तो एल के बाद आता है एम। तो लीथल फैक्टर प्रोटीज होता है, ये ऐसा प्रोटीज है जो फॉस्फोकाइनेज को क्लीव करेगा और ऐसा फॉस्फोकाइनेज जो एमएपी को एक्टिवेट करता था। तो लीथल फैक्टर क्या होता है? प्रोटीज होता है जो कि फॉस्फोकाइनेज को क्लीव करेगा। जब फॉस्फोकाइनेज क्लीव हो जाएगा तो सेल की ग्रोथ स्टॉप हो जाएगी और नेक्रोटिक स्किन लीजन होगी, जिसको बोलते हैं ब्लैक इशार। तो ब्लैक इशार का रट्टा मार लेना, ये आपको किस में देखने को मिलता है? बैसिलस एंथ्रेक्सिस में। ओके, तो जो एंथ्रेक्स का टॉक्सिन है इसके पास तीन पार्ट होते हैं: एडिमा फैक्टर, लिथल फैक्टर और प्रोटेक्टिव फैक्टर या प्रोटेक्टिव एंटीजन। जो प्रोटेक्टिव एंटीजन होते हैं इसको प्रोटेक्टिव इसलिए बोला हुआ क्योंकि ये ह्यूमन सेल मेम्ब्रेन के अंदर पोर्स क्रिएट करेगा, जिसके जरिए एडिमा फैक्टर और लिथल फैक्टर सेल के अंदर एंटर हो सकेंगे। और इसको इसलिए भी प्रोटेक्टिव बोलते हैं क्योंकि इस प्रोटीन के खिलाफ जो एंटीबॉडी होती है वो इस डिजीज को अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। ओके, तो अगर क्लिनिकल फाइंडिंग के अंदर कोई आपसे पूछे तो क्लिनिकल फाइंडिंग के अंदर आपने हेमरेजिक मीडियास्टाइनिटिस बताना है, जिसमें एक्सरे के अंदर मीडियास्टाइनम वाइडेंट होगा। ओके, वाइडेंट मीडियास्टाइनम होगा। जब ये ब्लड से होता हुआ डिफरेंट ऑर्गन पे जाएगा तो डिफरेंट क्लिनिकल कॉम्प्लिकेशन करा देगा, लाइक हेमरेजिक मेनिंजाइटिस भी हो सकता है, हेमरेजिक। लेकिन जब भी वर्ड हेमरेजिक आ जाए तो आपने नाम लेना है किसका? इसका एंथ्रेक्स का लेना है। और जो पल्मोनरी एंथ्रेक्स होता है वो उसको वूल सॉर्टर डिजीज बोलते हैं। ये उन लोगों में होता है जो कंटेमिनेटेड हाइट लेते हैं। कंटेमिनेटेड हाइट्स, हाइट्स आई थिंक ये कुछ जर्सी वगैरह जो होती है या खाल होती है जानवरों की, ये एनिमल हेयर लेते हैं। ठीक है, अगर वो उससे कंटेमिनेटेड होगी स्पोर से तब वूल सॉर्टेड डिजीज हो जाएगा। ओके, ठीक हो गया। तो बैसिलस एंथ्रेक्सिस के बारे में चंद बातें आपको मैंने बता दी है। ओके, तो इसकी तीन फॉर्म्स होती है। जो क्यूटेनियस होती है उसमें ब्लैक इशार बनता है और लोकलाइज एडिमा भी होता है। इशार क्रस्ट या स्कैब को बोलते हैं। एक इसकी पल्मोनरी हो गया जिसमें कफ है, हेमरेजिक मीडियास्टाइनिटिस है, हेमरेजिक मेनिंजाइटिस होती है, और एक जीआईटी भी होती है जिसमें वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन और ब्लडी डायरिया है। बैसिलस एंथ्रेक्सिस के अलावा बैसिलस सीरियस स्पीशी भी होती है। अब बैसिलस सीरियस जो स्पीशी है वो गैस्ट्रोएंटेराइटिस यानी डायरिया करवाती है, और इसमें आपने खास बात ये याद रखनी है कि ये रीहीटेड फ्राइड राइस से होती है। ओके, ठीक हो गया। क्योंकि जो राइस होता है उसको कई घंटों तक हम रख लेते हैं ताकि गर्म हो जाए, लेकिन उसके ऊपर स्पोर जर्मिनेट कर लेते हैं और इसको रीहीटेड फ्राइड राइस को ईट करने से ये एंटर हो जाता है। इसके दो टॉक्सिन होते हैं। एक टॉक्सिन एंटीरोटॉक्सिन बिल्कुल वही काम करता है जो कॉलेरा टॉक्सिन वाला है, और एक एंटीरोटॉक्सिन है जो काम करता है स्टाफिलोकोकस जैसा, जो स्टाफिलोकोकस का एंटीरोटॉक्सिन था, जो सुपर एंटीजन था। ओके, यानी जो कॉलेरा वाला है वो एडीपी राइबोसाइलेशन करता है जीएस की, और जबकि एंटीरोटॉक्सिन है स्टाफिलोकोकस का वो सुपर एंटीजन होता है। इसके बाद हम दूसरे बैक्टीरिया को देख लेते हैं। जो दूसरे सब बैक्टीरिया होते हैं इनके पास जो कैप्सूल है वो पॉलीसैकेराइड का होता है। ओके, अब मैंने दिमाग में एक लाइन छोड़ दी है, इसका मतलब मैं किसी और बैक्टीरिया की बात करने वाला हूँ। तो जो पॉलीसैकेराइड कैप्सूल होता है वो एंटीफैगोसिटिक होता है। यानी पॉलीसैकेराइड कैप्सूल की क्या प्रॉपर्टी होती है? एंटीफैगोसिटिक होता है। ओके, इसके अलावा पॉलीसैकेराइड कैप्सूल वैक्सीन के अंदर एंटीजन के तौर पर इस्तेमाल होता है। एंटीजन इन वैक्सीन है। ओके, ठीक हो गया। इसके अलावा और हम कह सकते हैं कि और इसके क्या फ़ायदे होते हैं। सीरोलॉजिकल टेस्ट के अंदर हम इसको यूज़ करते होते हैं, लाइक निज़ेरिया मेनिंजाइटिस है, इसके अंदर हम सीरोलॉजिकल टेस्ट के अंदर यूज़ करते होते हैं। ओके, तो पहला बता दिया कि ये विरुलेंसी को बढ़ाता है, एंटीफेगोसिटिक एक्शन है, एंटीजन होता है वैक्सीन के अंदर, एंटीजन होता है सीरोलॉजिकल टेस्ट के अंदर। ओके, और ये वो एंटीजन होता है जो मेनिंजाइटिस के केस में स्पाइनल फ्लूइड के अंदर देखने को मिलता होता है। ओके, स्पाइनल फ्लूइड। और कौन से तीन बैक्टीरिया होते हैं? पायोजेनिक इनकैप्सुलेटेड है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा होता है, इसके अलावा मेनिंजोकोकस है, और तीसरा स्ट्रेप्टोकोकस नमूनियाई होता है। स्ट्रेप्टोकोकस नमूनियाई। ओके, और आपको पता है कि जो स्टेफिलोकोकस ऑरियस है, स्टेफिलोकोकस ऑरियस के पास विरुलेंस फैक्टर कौन सा होता है? लाइक मैंने इसका तो विरुलेंस फैक्टर बता दिया कि पॉलीसैकेराइड कैप्सूल है, उसका भी विरुलेंस फैक्टर पॉलीसैकेराइड कैप्सूल और टॉक्सिन्स होते हैं। लेकिन जो स्टेफिलोकोकस ऑरियस का जो विरुलेंस फैक्टर होता है वो क्या होता है? मैं लिख देता हूँ। स्टेफिलोकोकस ऑरियस का जो विरुलेंस फैक्टर होता है सेल वॉल के अंदर वो होता है प्रोटीन ए। जो प्रोटीन ए होती है, इसको हेडिंग बना के इस तरह से लिख लेते हैं। तो जो प्रोटीन ए होती है, ये प्रोटीन ए
FC पोर्शन ऑफ आईजीजी के साथ बाइंड करती है, FC पोर्शन ऑफ आईजीजी। और जब ये FC पोर्शन ऑफ आईजीजी के साथ बाइंड करती है तो आईजीजी के फंक्शन को एलिमिनेट कर देती है, यानी ऑप्सोनाइजेशन को इनहिबिट कर देती है। ओके, ऑप्सोनाइजेशन को इनहिबिट कर देती है। जब ऑप्सोनाइजेशन इनहिबिट हो जाएगी तो आगे इनकी किलिंग भी नहीं हो पाएगी। और इसके अलावा जब आईजीजी को ब्लॉक कर देगी तो आईजीजी का एक और फंक्शन भी होता है, कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन है, तो फिर कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन भी नहीं हो पाएगी। तो फिर ऑप्सोनाइजेशन को और कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन को ब्लॉक कर देना। इसके बाद है, कोई अगर आपसे पूछे कि वो कौन सा बैक्टीरिया है जिसके अंदर इंट्रासेलुलर पॉलीफॉस्फेट ग्रैन्यूल होते हैं, तो जो इंट्रासेलुलर पॉलीफॉस्फेट ग्रैन्यूल होते हैं वो कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरियाई में होते हैं। और कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरियाई के अंदर सूडो मेम्ब्रेन बन जाती है। जो सूडो मेम्ब्रेन है वो थिक ग्रे मेम्ब्रेन होती है, व्हाइटिश ग्रे होती है। ओके, ठीक हो गया। तो जो इंट्रासेलुलर पॉलीफॉस्फेट, इसका मैं ये बना लूँ, तो इन पॉलीफॉस्फेट ग्रैन्यूल होते हैं, पता नहीं मैंने स्पेलिंग क्या लिख दिया है, तो वो कॉर्निबैक्टीरियम वो डिप्थीरियाई में होते हैं। और कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरियाई के जो ग्रैन्यूल्स होते हैं मेटाक्रोमेटिक ग्रैन्यूल्स आपने पढ़ा होगा। ओके, मेटाक्रोमेटिक ग्रैन्यूल्स है। ओके, और इसकी वजह से सूडो मेम्ब्रेन बनती है और सूडो मेम्ब्रेन आगे टॉन्सिल्स को कवर करती है। यह मेम्ब्रेन अगर लैरिंक्स को और ट्रैकिया को एक्सटेंड करे तो एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन करवा सकती है, मायोकार्डिटिस भी करवा सकती है जिसमें एरिथमिया और सर्कुलेटरी कोलैप्स होगा, नर्व वीकनेस और पैरालिसिस भी करवा सकती है, स्पेसिफिकली जो सॉफ्ट पैलेट और फेरिंग्स के मसल्स होते हैं। और आपको पता है कि कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरियाई है, इसकी ग्रोथ लॉफुलर मीडियम पे होती है। ओके, लॉफुलर मीडियम पे होती है, टेलुराइड प्लेट पे होती है और ब्लड एगर पे होती है, इन तीन के ऊपर होती है। ओके, टेलुराइड प्लेट के ऊपर टेलुरियम साल्ट होता है जो ब्लैक ग्रे कॉलोनी बनाएगा, जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक कॉलोनी होती है। ओके, ठीक हो गया। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि अगर कोई आपसे पूछे कि पेरिट्राइकस फ्लैजेला, पेरिट्राइकस का मतलब है कि जो फ्लैजेला होते हैं पूरी बैक्टीरिया को यूनिफॉर्मली कवर करते हैं, लाइक ये बैक्टीरिया है, तो ये इतने पेरिट्राइकस फ्लैजेला, पेरिट्राइकस फ्लैजेला किस बैक्टीरिया के अंदर होते हैं, तो वो बैक्टीरिया होता है प्रोटियस मिराबिलस, जो हाईली मोटिलिटी होता है, मोटिलिटी नहीं हाईली मोटाइल होता है। और आप में से कोई बता सकता है कमेंट सेक्शन के अंदर कि प्रोटियस मिराबिलस के पास कौन सी मोटिलिटी होती है? एक होती है टम्बलिंग मोटिलिटी, एक है स्वार्मिंग मोटिलिटी। चलो मैं बता देता हूँ। जो स्वार्मिंग मोटिलिटी है और उसके अंदर होती है प्रोटियस के अंदर, और टम्बलिंग मोटिलिटी लिस्टेरिया के अंदर होती है। ओके, ठीक है। ओके, तो हमारे यहाँ पे कवर हो सकता है। तो इस पूरे का ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि जो बैसिलस सीरियस एंथ्रेक्सिस है वो लार्ज स्पोर फॉर्मिंग ग्राम पॉजिटिव रॉड है जिसका एंटीफैगोसिटिक कैप्सूल है लेकिन पॉलीपेप्टाइड है, डी ग्लूटामेट से बना हुआ है। जब बैसिलस एंथ्रेक्सिस के स्पोर को इनहेल करेंगे तो पल्मोनरी एंथ्रेक्स हो जाएगा। पल्मोनरी एंथ्रेक्स के अंदर पहले नॉन स्पेसिफिक सिम्टम है लाइक फीवर, हेडेक, कफ वगैरह, लेकिन फिर इसके बाद हेमरेजिक मीडियास्टिनाइटिस आ जाएगा, शॉक में बंदा चला जाएगा और डेथ वगैरह हो सकती है। ओके, ठीक हो गया। उसके बाद हम और दूसरी चीज़ों को कवर कर लेते हैं। तो आई थिंक इस पेज को तो हम यहाँ पे एंड कर लेते हैं। इसके बाद उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक भी कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि ये वीडियो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। ओके ओके, आपको ये भी पता है कि लोग ग्राम पॉजिटिव कोकाई होते हैं, तो यहाँ पे हम हेडिंग दे रहे थे ग्राम पॉजिटिव कोकाई, इस टाइप की हेडिंग है। ओके, ग्राम पॉजिटिव कोकाई को ब्लड एगर के ऊपर करते हैं, तो ब्लड एगर के ऊपर 3 टाइप के रिस्पॉन्स आते हैं। एक होता है अल्फा हिमोलिटिक, एक होता है बीटा हिमोलिटिक और एक होता है गैमा हिमोलिटिक। तो जो अल्फा हिमोलिटिक है इसका मतलब है कि जो हिमोलिसिस हुई है वो इनकम्प्लीट हुई है और इस केस में ग्रीन जोन देखने को मिलता है। और जो अल्फा हिमोलिटिक है इसकी आप एग्जांपल बता सकते हो ना, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई है और विरिडियन होते हैं। विरिडियन और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई में क्या फ़र्क होता है? विरिडियन वाले बाइल इनसॉल्युबल होते हैं और ऑप्टोजिन से रेजिस्टेंट होते हैं, लेकिन जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई है उसका ऑपोजिट होता है। बीटा हिमोलिटिक के अंदर स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन है और एगलैक्टाई है। जो एगलैक्टाई और पायोजीन में क्या फ़र्क होता है? जो एगलैक्टाई होते हैं हिपोरिक एसिड से हाइड्रोलाइज हो सकते हैं, बेसिट्रसिन रेजिस्टेंट होते हैं, लेकिन पायोजीन सेंसिटिव होते हैं। कुछ ऐसे स्ट्रेप्टोकोकाई होते हैं जो कोई हिमोलिसिस शो नहीं करते। ओके, जो बीटा हिमोलिटिक होंगे वो कंप्लीट जोन बनाएंगे हिमोलिसिस का। ओके, ठीक हो गया। तो अब यहाँ पर हम जिस बैक्टीरिया को कवर करने वाले हैं उसका नाम है एंटीरोकोकस। ओके, तो जो एंटीरोकोकस होते हैं इनका पूरा नाम है एंटीरोकोकस फेसालिस। ये यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन करवाते हैं और इसके अलावा मेनिंजाइटिस भी करवाते हैं। ओके, सही हो गया। और अगर हम नॉर्मल फ्लोरा की बात करते हैं तो एंटीरोकोकस फेसालिस क्लोन का नॉर्मल फ्लोरा होता है। तो अब एंटीरोकोकस की बात करते हैं। एंटीरोकोकस, तो जो एंटीरोकोकस होता है ये ग्राम पॉजिटिव कोकाई है। ओके, ग्राम पॉजिटिव कोकाई है। और जब स्ट्रेप्टोकोकस है तो उसका मतलब कि ये पेयर्स या चेन के फॉर्म में होते हैं, लेकिन जब इसको हम ग्रो करते हैं ब्लड एगर के ऊपर तो गैमा हिमोलिसिस पैटर्न देखने को मिलता होता है।
ओके, ठीक हो गया। इसके अलावा कोई और इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है? एंटीरोकोकस फेसालिस और स्ट्रेप्टोकोकस बोविस, इसमें ये फ़र्क होता है कि जो एंटीरोकोकस फेसालिस है वो 6.5% NaCl के ऊपर ग्रो कर जाता है, लेकिन जो स्ट्रेप्टोकोकस बोविस है वो 6.5% NaCl के ऊपर ग्रो नहीं करता होता। ओके, सही हो गया। इसके अलावा ये नाइट्रेट्स को नाइट्राइट में कन्वर्ट नहीं करा पाता। दैट इज़ वाई कि यूरिन एनालिसिस करते हैं नाइट्राइट की तो हमें नेगेटिव मिलता है। जो एंटीरोकोकस है ये कोलोन का नॉर्मल फ्लोरा का पार्ट होते हैं, लेकिन जो डिजीज़ करवाते हैं उसमें आपको पता है कि ये एंडोकार्डिटिस करवाता है। ओके, और इसके अलावा यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन करवाता है, यूटीआई करवाता है। ओके, अब एंटीरोकोकस ऐसे होते हैं जिनके पास इंट्रिंसिक और एक्वायर्ड दोनों रेजिस्टेंस होती है, यानी जो इंट्रिंसिक रेजिस्टेंस होती है और एक्वायर्ड रेजिस्टेंस होती है एंटीबायोटिक से। ओके, ये इंट्रिंसिक है, यानी ये इंट्रिंसिकली रेजिस्टेंट होती है बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक से। इसके अलावा मैक्रोलाइड्स है और अमाइनो ग्लाइकोसाइड है। ओके, ट्राइमिथोप्रीम सल्फामिथोक्साजोल है या फिर मेकोट्रीमोक्साजोल है, इनसे रेजिस्टेंट होते हैं। लेकिन जो एक्वायर्ड रेजिस्टेंस होती है वो वेंकोमाइसिन से होती है। एक्वायर्ड का मतलब कि इनिशियली रेजिस्टेंट नहीं होते, लेकिन जब ये वेंकोमाइसिन का एक्सपोजर होता है तब ये अपने जीन में म्यूटेशन कर लेते हैं और ये रेजिस्टेंट हो जाती है। ओके, ठीक हो गया। तो ये एंटीरोकोकस के बारे में चंद चीज़ें मैंने आपको बता दी है और ये नोजियोकोमियल इन्फेक्शन करवाते हैं। ओके, जो एंटीरोकोकाई होते हैं ग्राम पॉजिटिव है और ग्राम पॉजिटिव कोकाई होते हैं। ओके, तो ग्राम पॉजिटिव एरोबिक होते हैं और एनारोबिक। तो एरोबिक के अंदर आप एग्जांपल तो दे सकते हो इसकी, यानी आप एंटीरोकोकस कह सकते हो आप। लेकिन जो एनारोबिक है उसमें कौन कौन से आते हैं? उसमें पेप्टोस्ट्रेप्टोकोकस है और माइक्रोकोकस आ जाती है। और आपको ये पता है कि जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव जो ग्राम पॉजिटिव कोकाई में स्ट्रेप्टोकोकस और स्टेफिलोकोकस है, इनमें फ़र्क होता है कैटालिस का। जो कैटालिस पॉजिटिव है वो स्टेफिलोकोकस है और कैटालिस नेगेटिव स्ट्रेप्टोकोकस होते हैं। ओके, जो ऑक्सीडेज टेस्ट होता है, यानी जो ऑक्सीडेज पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कौन सी होती है? ओके, ओके, तो जो ऑक्सीडेज पॉजिटिव है, क्या स्टेफिलोकोकस ऑक्सीडेज पॉजिटिव होता है? नहीं, हम कह नहीं सकते ऑक्सीडेज पॉजिटिव। तो निजेरिया होते हैं ऑक्सीडेज पॉजिटिव जो मेन है। विब्रियो कह लो आप, कैम्पाइलोबैक्टर है और इसके अलावा सूडोमोनास होता है। ओके, ये ऑक्सीडेज पॉजिटिव होते हैं। ऑक्सीडेज पॉजिटिव का मतलब इनके पास साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम होता है। और आपको ये भी पता है कि जो स्टेफिलोकोकस ऑरियस होता है। इसके बाद हम बैक्टीरिया के कुछ पिगमेंट्स वगैरह को कर लेते हैं। स्टेफिलोकोकस ऑरियस नाम से लग रहा है कि इसका कलर गोल्डन येलो होगा। गोल्डन येलो पिगमेंट स्टेफिलोकोकस ऑरियस का होता है। तो सूडोमोनास है, इसका ब्लू ग्रीन पिगमेंट होता है। पायोसियानिन आपने नाम सुना होगा, पायोवर्डिन वगैरह। ओके, जबकि सिरेशिया मार्केसेंस का जो पिगमेंट होता है वो रेड होता है। करंट जेली स्पूटम किसका होता है? क्लैप्सिला निमोनिया का। ओके, तो ये माइक्रोबायोलॉजी का पार्ट 1 वीडियो है। पार्ट 2 वीडियो मैं इंशाल्लाह ताला आज ही अपलोड कर दूंगा।